गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज है 29 मार्च और 29 मार्च में क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। बेटा ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही, पॉलिटिकल अफेयर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, इसलिए हम जीके के पार्ट को आपके लिए ज़्यादा लेके आए हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स वहाँ पर मिल जाए। इसे याद रखिएगा, जो भी आप एमसीक्यूज यहाँ पे देखते हैं उसकी प्रैक्टिस अगर करनी है तो टेलीग्राम पे आपको उसके एमसीक्यूज मिलेंगे। रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज, तो अगर प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए टारगेट डिफेंस एकेडमी का। चलो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन सीनियर एशियन रेसलर चैंपियनशिप। बेटा सीनियर एशियन रेसलर चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? जॉर्डन में हो रही थी। कहाँ हो रही थी बेटा? जॉर्डन में हो रही थी। और जॉर्डन में, ठीक है, इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता? भाई गोल्ड की बात नहीं कर रहे, सिल्वर की बात करें, इसका मतलब किसी इंडियन ने जीता। तो ऑप्शंस बेटा हमारे पास क्या है? रितिका हुड्डा, मानसी लेथर, एप्री मेडेट, अंशु मलिक। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल फीमेल में आपका एप्री मेडेट जो है ये फाइनल जीत गई। क्या जीत गई बेटा? फाइनल जीती, ठीक है। विनर यही रही, इनको गोल्ड मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिल्वर में, तो सिल्वर मेडल किसने जीता? रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा इंडिया की एक रेसलर है, 22 साल की है, इंडियन नेवी से सर्व कर रही हैं और इंडियन नेवी की तरफ से ये रेसलिंग करती हैं। और अगर देखा जाए तो इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीत लिया है भारत के लिए। हाँ फाइनल में पहुंची थी, भारत को बहुत उम्मीदें लगी थी क्योंकि भारत की तरफ से फाइनल में पहुंचने वाली यही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिल्वर ही जीत पाई, ठीक है। विनर कौन रही? एप्री मेडेट, ठीक है, किर्गिस्तान की प्लेयर है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ जॉर्डन, एकरा में। इसे याद रखिएगा, एकरा जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ कोस्टल शिपिंग इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। है ना, सागरमाला परियोजना के तहत पिछले एक दशक में तटीय शिपिंग में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो भैया सागरमाला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आपका 118% की वृद्धि दर्ज की गई। कितने परसेंट की बेटा? 118% की। इसे याद रखिए, कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? 1118% की, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है ना। इसका मोटो है पोर्ट लेड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अगर हम बात करें तो कब शुरू हुआ था? 2015 में इसको शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने। इसमें इंडिया के जितने भी बोल सकते हैं पोर्ट्स वाले एरियाज हैं उनको इंटरकनेक्टेड करना था, है ना। और इसका मेन मोटिव क्या है? ठीक है, टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक समझते हैं बेटा? लॉजिस्टिक मतलब एक जगह चीज को एक जगह से दूसरी जगह कम से कम पैसे में लाना ले जाना ही लॉजिस्टिक होता है ना। डिलीवरी जो आप करते हैं ना, जैसे अमेजोन की डिलीवरी होगी तो उसका लॉजिस्टिक सेंटर्स होते हैं। तो लॉजिस्टिक सेंटर मतलब आपको एक सामान को दूसरी जगह भेजने के लिए जो मीडियम यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक में इंडिया को बहुत पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रो किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट परसेंट ऑफ आरबीआई हैज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरबीआई हैज रिड्यूस द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी। ठीक है, देखो सिंपल सा है, सूचीबद्ध जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, विदेशी निवेश की सीमा को कितने प्रतिशत आरबीआई ने कर दिया है। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो आरबीआई, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक कौन होता है बेटा? आरबीआई होता है। आरबीआई कब बना? 1935 में बना। और आरबीआई ने अभी रिसेंटली जितनी भी सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज पहले कितना था बेटा? 5% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 10%। मतलब कितना कर दिया बेटा? डबल कर दिया है, ठीक है, 10% कर दिया है। और ये आपको याद रखिएगा, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज 5 से बढ़ाकर 10 मतलब डबल कर दिया है आरबीआई ने, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन डिसॉल्व्ड
तो भैया हाल फिलहाल में किस देश में की पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट में डिसॉल्व हो गई है, अब नया इलेक्शन हो रहा है, अब नए वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत फेमस है। जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का ही नाम आता है। स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हम बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश बेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेजर्ट अगर कहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। चाहे गिब्सन हो, है ना, सैंडी हो, विक्टोरिया हो, है ना बेटा, ये सारे के सारे डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का मेजर ऑफ द एरिया क्या है? ड्राई है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया सारे एग्रीकल्चर करता है और बहुत ही मेहनत के साथ अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रिसेंटली पीटर लीवर पास अवे, विच एरिया ही वॉज रिलेटेड टू, है ना। तो पीटर लीवर जो थे इंग्लैंड के भूतपूर्व क्रिकेटर रहे हैं। कहाँ के क्रिकेटर रहे हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, पीटर लीवर इंग्लैंड के एक पेस बॉलर रहे हैं, बॉलर थे, याद रखिए क्या बेटा थे? बॉलर थे। 1970 से 75 के दशक में इन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से। तो अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। तो ऑब्चुरीज में क्वेश्चन बन सकता है पीटर लीवर किस खेल से संबंधित है? बेटा क्रिकेट से, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉप्सन, डॉप्सन किसका मात्रक होता है? डॉप्सन इज अ यूनिट ऑफ, है ना। तो भाई जैसे हर चीज़ की अपनी यूनिट होती है ना, भार की किलोग्राम, ठीक है, लेंथ की मीटर। तो डॉप्सन किसकी यूनिट होता है बेटा? डॉप्सन होता है बेटा किसकी यूनिट? ओजोन की। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन, ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये पाई जाती है तो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है बेटा? यूवी रेस से, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेस से ये हमें प्रोटेक्ट करती है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डॉप्सन, डॉप्सन किसका मात्रक होता है बेटा? डॉप्सन मात्रक होता है ओजोन का। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने का काम हमें कौन करता है? ओजोन। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में पाई जाती है तो हमें फायदा पहुंचाती है, पहली लेयर में पाई जाएगी तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ओजोन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, यूवी रेस की प्रेजेंस में। इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगर इसे ध्यान रखोगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्र राज्य संबंध का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? 11, 15, 20, 9। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें नाइन्थ, नाइन्थ में तो आपका पंचायती राज है ना, पंचायती राज। ठीक है, किस पार्ट में है? नाइन्थ में। 20 में क्या है भाई? 20 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, है ना। 15 में क्या है? 15 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। क्या बेटा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसे याद रखिएगा। कमीशन ऑफ इंडिया है। तो बचा क्या? बचा आपका 11th। तो 11th आंसर हो गया। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पार्ट 9 के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आता है। ये सारे पार्ट बेटा आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप आसानी से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डॉजर बैंक, डॉजर बैंक फाउंड नियर टू विच सिटी, है ना। डॉगर बैंक के किनारे कौन सा शहर बसा है? सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना। डॉजर बैंक क्या है? ये एक फिशिंग बैंक है ना। डॉजर बैंक क्या है बेटा? डॉजर बैंक इज अ फिशिंग बैकग्राउंड, है ना। क्या है ये? फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, डॉजर बैंक इज अ फिशिंग ग्राउंड कहाँ पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है लंदन। ठीक है, डॉगर बैंक याद रखिएगा, कहाँ मिलेगा? डॉगर बैंक मिलेगा आपको लंदन में। ठीक है, लंदन शहर के किनारे कौन सा
मछली पकड़ने का फेमस क्षेत्र है डॉगर। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है बेटा? न्यू फाउंडलैंड आपको मिलेगा कनाडा, है ना। और यहाँ पे जो बैंक मिलेगा वो है ग्रैंड बैंक। कौन सा बैंक है बेटा? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक भी एक दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र है, इसे याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो इन सेतु कंजर्वेशन के अंदर आता है बेटा। किसके अंदर आता है? इन सेतु कंजर्वेशन में आता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, डॉजर बैंक किस में आता है बेटा? इन सेतु कंजर्वेशन में आता है। इन सेतु मतलब किसी भी बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट में अगर आप कंजर्व करते हो तो वो क्या कहलाता है बेटा? इन सेतु आता है। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बेटा कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? जिम कॉर्बेट की। तो जिम कॉर्बेट कब बना था? 1936 में बना था। कब बना था बेटा? 1936 में बना था। जब ये बना था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, लेटर ऑन इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट हो गया। कहाँ मिलता है ये? उस टाइम में यूपी में था, अभी आज के टाइम में ये उत्तराखंड रामपुर में पड़ेगा। ठीक है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। बट अगर बिगेस्ट की बात करें तो बिगेस्ट का नाम क्या है बेटा? हेमिस हाई। हेमिस हाई इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो आपका लेह लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? हेमिस हाई। नेशनल पार्क अक्सर आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये नेशनल पार्क को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आपको दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें से चूज करने को बोला है। तो फटाफट आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो। और ये बहुत ही यूनिक और एंटीक क्वेश्चन है, और लगभग मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा है जहाँ पे ये पूछा ना गया हो, है ना। ये पेपर में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है। एसिड रेन होने की कारण क्या है? तो देखो, एसिड रेन होती क्या है पहले हम इसे समझ लेते हैं बेटा। एसिड रेन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन आपका एक एयर पोल्यूशन है। कैसा पोल्यूशन है बेटा? एयर पोल्यूशन है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा बनाते हैं क्या? एसिड। अगर SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2SO4, और NO2 करेगा तो HNO3। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाएगा, है ना। और यही एसिड जब क्लाउड्स में जाके मिलता है, और वही क्लाउड जब रेन कराते हैं तो कौन सी रेन होती है? एसिड रेन। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको मिल गया SO2 और NO2, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूशन करता है लेकिन एसिड रेन नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 and 2। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसे ध्यान रखिएगा। एसिड रेन की वजह से, ठीक है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका कलर चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है बेटा? एसिड रेन की वजह से होती है। एसिड रेन को हम लेक किलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लेक आपस में क्या हो रही? डिस्ट्रॉय होती जा रही है। इसे ध्यान रखिएगा। लेक को नुकसान पहुंचाने का काम कौन करता है? एसिड रेन। इसे ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, आज के लिए इतना रहने देते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस की इस सीरीज में हमने जीके के पार्ट को भी अब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि आपकी जीके भी स्ट्रांग होती रहे। तो बेटा चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।